हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं इस पे बात करेंगे, वो भी मैट्रिक्स मेथड से। हम लोग दो मेथड पढ़ने वाले हैं, एक है मैट्रिक्स मेथड और एक है डिटर्मिनेंट मेथड। कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग दो मेथड से सॉल्व करते हैं, एक है मैट्रिक्स मेथड, एक है डिटर्मिनेंट मेथड। तो हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया है वो है मैट्रिक्स मेथड से हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पे दो टाइप के इक्वेशन आपको देखने को मिलेगा, एक होगा हमारा नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और दूसरा होगा होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में मैंने बताया था। एक बार मैं आपको उसको रिमाइंड कर दूं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में, है ना। नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। देखो इसमें हम लोगों ने देखा था कि मान लो कि आपके सामने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, मतलब एक से ज्यादा इक्वेशंस है। जैसे देख लो, मान लो है ये a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, और दूसरा हमने लिया a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। अगला है a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। तो अगर इस टाइप का इक्वेशंस है ना, तो इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और अगर इसमें जो हमारा राइट साइड है d1 d2 d3, ये कोई नंबर रहा होगा, अगर ये तीनों के तीनों जीरो हो गया, तीनों जीरो हो जाए, तो उसको होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई एक भी जीरो ना हो तो उसको हम लोग नॉन होमोजेनियस बोलते हैं। तो नॉन होमोजेनियस के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स में कैसे लिखते हैं। तो मैट्रिक्स में लिखने के लिए मैंने आपको बताया था, इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, यहाँ पे जो a है वो है क्या, वो ये है कि वेरिएबल जो है इसका कॉफिशिएंट है ना, इसको हम लोग कॉफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते थे। जो भी आप वेरिएबल देख रहे होगे इक्वेशन में, वो हमने लेफ्ट साइड रखा है, और ये जो हमारा कांस्टेंट टर्म है ये है राइट साइड, सही ना। और चूंकि ये नॉन होमोजेनियस है तो d1 d2 d3 में कम से कम कोई एक जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे a1 b1 c1, और ये था a2 b2 c2, ये a3 b3 एंड c3। और यहाँ पे x जो है वो वेरिएबल है, कौन है, एक्स वाई जेड, तो इसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स में ऐसे लिखा था। और b जो है हमारा कांस्टेंट टर्म है, d1 d2 एंड d3। ठीक है, ये था। तो इक्वेशन निकल के आता था a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालना होता था, दोनों साइड हम लोग a इनवर्स से मल्टीप्लाई करते थे, यानी a इनवर्स b। तो ये था हमारा वेरिएबल निकालने का तरीका, यानी कि सॉल्यूशन निकालने का तरीका, कि a इनवर्स को b से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे एक्स वाई जेड कंपेरिजन करके एक्स वाई जेड की वैल्यू हम लोग निकालते थे। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। आज भी हम लोग इस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 का कुछ क्वेश्चंस किया था, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन किया था, सही ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का और भी क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे, लेकिन पहले हम लोग ये भी देख लेते हैं कि अगर होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हुआ तो उसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो अब अगर आपके सामने होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आया, तो आपको पता है कि राइट साइड जो है, जो भी कांस्टेंट टर्म है, उसमें सभी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सही ना। और अगर ये जीरो हो जाएगा तो इक्वेशन कैसा दिखेगा, है ना। तो यहाँ पे अगला हम लोग ले रहे हैं, व्हेन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज होमोजेनियस, है ना। अगर होमोजेनियस हुआ तो इक्वेशन कैसे निकलेगा, है ना। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज होमोजेनियस। तो उस केस में जो हमारा इक्वेशन होगा वो कुछ ऐसा होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0,
और a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका जो इक्वेशन निकल के आएगा वो आएगा a इंटू एक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, चूंकि इधर क्या है सभी जीरो है। यहाँ पे हमने b लिया था चूंकि ये था कोई नंबर होगा, है ना, कोई एक तो नंबर होगा ही होगा। यहाँ पे क्या सभी जीरो है तो हमारा जो b वाला पार्ट है वो क्या आएगा, नल मैट्रिक्स आएगा। तो a इंटू एक्स इक्वल टू 0, इसका मतलब यहाँ से अगर हमें x की वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे वो सुनना थ्योरी आप। यहाँ पे भी दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, जिस तरह से यहाँ पे दो चीज़ों पे डिपेंड करता था, क्या कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू पे डिपेंड करता था। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होता था तो हम लोग बोलते थे यूनिक सॉल्यूशन देगा ये, है ना। मैं आपको बता देता हूँ, इस केस में हमने क्या देखा था कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स b है। तो इस केस में अगर हमारे पास, है ना, अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू अगर जीरो के बराबर नहीं आया तो हम लोग बोलते थे ये यूनिक सॉल्यूशन देगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, कोई ए की वैल्यू देगा, एक्स का भी एक वैल्यू, वाई का भी एक वैल्यू, जेड का भी एक वैल्यू। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर जीरो के बराबर आया तो इस केस में दो चीजें हम लोग निकालते थे, कौन कौन सा। एक था क्या कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ये आता था एक जीरो के बराबर, और एक आता था एडजॉइंट ऑफ ए और इंटू बी जो जीरो के बराबर नहीं आया, मतलब नल मैट्रिक्स से बराबर नहीं आया। तो अगर ये नल मैट्रिक्स के बराबर आया तो हम लोग बोलते थे कि ये सॉल्यूशन देगा, लेकिन कैसा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन तो देगा लेकिन एक्स का भी एक से ज्यादा वैल्यू मिलेगा, वाई का भी एक से ज्यादा, जेड का भी एक से ज्यादा। और ये इस केस में एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर नल मैट्रिक्स से बराबर नहीं आया तो इस केस में क्या बोलते थे, नो सॉल्यूशन। सही ना। तो मैंने आपको कंसिस्टेंसी के बारे में बताया था कि ऐसा सिस्टम जो सॉल्यूशन दे तो वो कंसिस्टेंट कहलाता, सॉल्यूशन नहीं दे तो इनकंसिस्टेंट कहलाता। जैसे देखो इस वाले केस में सॉल्यूशन मिल रहा है, यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक एक सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन मिल तो रहा है तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, ये कंसिस्टेंट। ठीक है, और ये भी क्या है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो दे रहा है ना, तो ये भी क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट। ये भी क्या है, कंसिस्टेंट। सही ना। और ये क्या है, सॉल्यूशन नहीं दे रहा है, नो सॉल्यूशन, तो ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो ये सब हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा हुआ है, सही ना, तो उम्मीद है आपको याद होगा। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं, तो ये था हम लोग बात किए थे नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की। आज हम लोग बात करेंगे व्हेन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज होमोजेनियस। अगर होमोजेनियस हुआ तो उस केस में क्या होगा। तो उस केस में देखो, तो हम लोग जो हमारा इक्वेशन बन के आएगा एक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे यहाँ पे भी डिपेंड करेगा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं आए, है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर जीरो के बराबर नहीं आए, जीरो के बराबर नहीं आया तो 100% ये सॉल्यूशन कैसा देगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। अब इसका मतलब क्या होता है, इस पे बात करते हैं ना, ट्रिवियल सॉल्यूशन देगा। ट्रिवियल सॉल्यूशन कहने का मतलब जो भी वेरिएबल है सभी अपना वैल्यू जीरो देगा। अगर मान लो तीन वेरिएबल यहाँ पे एक्स वाई जेड, तो एक्स भी जीरो देगा, वाई भी जीरो देगा और जेड भी जीरो देगा। ठीक है, और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ गया तो इसका मतलब ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देगा, नॉन ट्रिवियल। कहने का मतलब ये हुआ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन देगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलेगा। सही ना। तो इस केस में हमें इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलेगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू एक से ज्यादा मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगा, वो कौन सा होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन, यानी सभी के वैल्यू जीरो होगा। इसमें क्या आएगा, नॉन जीरो सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग इस पे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा देता हूँ इस पे, इन दोनों पे बेस्ड मैं कुछ आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। ठीक है, तो नॉन होमोजीनियस का तो हमने पिछले वीडियो में किया हुआ है, तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा देता हूँ जो होमोजीनियस का होगा। देखो, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल में, है ना, एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन लेते हैं।
ठीक है, वो क्वेश्चन हमने कहीं से ना कहीं उठाया है। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, यहाँ क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन क्या है वो देख लो, ये दिया है 3x प्लस वाई और माइनस 2z इज इक्वल टू 0, माइनस 2z इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 और x माइनस 2y, एक्स माइनस 2y प्लस प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे सभी वेरिएबल वाला जो टर्म है वो लेफ्ट साइड है और राइट साइड जो भी कांस्टेंट टर्म है वो सभी जीरो है, तो इसको क्या बोलेंगे, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। अगर इसमें से कोई भी एक जीरो नहीं होता तो ये नॉन होमोजीनियस हो जाता। जैसे मान लो ये अगर जीरो के बराबर ना आए तो ये नॉन होमोजीनियस हो जाएगा, सही ना, पूरा सिस्टम नॉन होमोजीनियस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट टर्म सभी जीरो है तो ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। ऐसे केस में क्या करना है, हमें पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के बराबर आया, जीरो के बराबर नहीं आया, तब तो ये ट्रिवियल सॉल्यूशन देगा, मतलब तीनों की वैल्यू जीरो मिलेगा, एक्स वाई और जेड की वैल्यू जीरो मिलेगा और सिर्फ यही एक सॉल्यूशन आएगा। लेकिन अगर जीरो के बराबर आया तो ये इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन देगा और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। कहने का मतलब जीरो आंसर नहीं होगा, एक्स वाई जेड जीरो नहीं होगा। जैसे देखो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि ए की वैल्यू क्या है, ए मैट्रिक्स कौन बनेगा, तो ए मैट्रिक्स बनेगा कॉफिशिएंट को, है ना, तो 3 1 माइनस 2, हमने एक्स वाई जेड के कॉफिशिएंट को लिखा। अगला है 1 1 एंड 1, इसके कॉफिशिएंट को यहाँ पे 1 माइनस 2 एंड 1। ठीक है, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगा, ये होगा स्मॉल x y एंड z हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो नल मैट्रिक्स है वो क्या है, 0 0 0, है ना, हालांकि इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम लोग यही डिसाइड करेगा, ये जो ए मैट्रिक्स है इसी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे और यही डिसाइड करेगा कि किस टाइप का सॉल्यूशन होगा। तो हम लोग पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो प्लस माइनस प्लस, है ना, तो 3 लिखेंगे, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो यह आ जाएगा 1 और प्लस में 2, फिर माइनस 1, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, कितना आ जाएगा 1 माइनस 1। ठीक है, फिर अगला है माइनस 2, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो -2 -1, -2 एंड -1। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 + 1 3 3 या 9 और ये हो जाएगा माइनस, ये जीरो हो जाएगा, 1 - 1 0 और यहाँ पे माइनस 2 - 1 यानी -3 इंटू 2, तो -3 इंटू 2 प्लस का ये हो जाएगा 3 2 6 यानी कि प्लस का 6 हो जाएगा। तो 9 + 6 कितना आ गया, 15 आ गया। 15 क्या है, नॉन जीरो नंबर है ना, जीरो के बराबर नहीं है। तो आप देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं आया, तो हम लोग ऐसे केस में क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन gives trivial solution। और ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलने का मतलब क्या क्या आंसर देगा, x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0, तीनों जीरो के बराबर आ जाएगा। सही ना, तो यही हो गया आपका ट्रिवियल सॉल्यूशन। सही ना, तो सॉल्यूशन तो निकल गया। अगर यहाँ पे जीरो के बराबर आ जाए तो क्या होगा, तो अगले एग्जाम्पल में देखते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अगला एग्जाम्पल उठाते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसी में कि अगर हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जीरो के बराबर आया तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, और उस केस में जो सॉल्यूशन आएगा इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन आएगा, है ना, एक से ज़्यादा सॉल्यूशन आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते, एग्जाम्पल में 2 दूसरा नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन, है ना, बोल रखा है कि होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है तो आपको इसे सॉल्व करना है। तो x + y + z इक्वल टू 0, x माइनस वाई माइनस 5z इज इक्वल टू 0, 5z इज इक्वल टू 0। अगला है x + 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 0, 4z इज इक्वल टू 0। तो ये भी जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, होमोजेनियस है। क्यों, क्योंकि राइट साइड सभी क्या है, 0 है। तो अगर ये होमोजेनियस है तो इसके डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो पहले ए लिख लेते हैं। तो ए क्या है, ए है आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स यानी कि 1 1 z 1, है ना, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को लिखना है।
फिर अगला है 1 -1 -5 और यहाँ पे 1 2 एंड 4, ठीक है। और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगा, x की वैल्यू आ जाएगा x y z, हालांकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है ना। और b की वैल्यू क्या आएगा, b मतलब यहाँ पे o है ना, नल मैट्रिक्स ही आएगा 0 0 0, ठीक है। तो अब देखो करना क्या है, हमें करना ये है कि ये जो ए मैट्रिक्स आया हुआ है इसका हम लोग डिटर्मिनांट निकालेंगे। तो डिटर्मिनांट ऑफ ए इक्वल टू, बोलो कैसे निकलेगा, तो 1 इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो -4 और प्लस का 10, फिर अगला है -1, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो 4 और प्लस का 5, फिर प्लस का 1, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो 2 + 1 2 + 1, तो ये सॉल्व करके कितना आएगा, -4 + 10 तो 6 आ जाएगा, -5 4 9 आ जाएगा और प्लस में 3, तो आप देखोगे 6 + 3 9 -9 = 0। तो आप देखो डिटर्मिनांट ऑफ ए की वैल्यू आया 0 है ना, डिटर्मिनांट ऑफ ए की वैल्यू आया 0, यानी कि जो हमारा सॉल्यूशन होने वाला है वो नॉन ट्रिवियल होने वाला है ना। सो सॉल्यूशन इज नॉन ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल का मैंने का मतलब 0 नहीं होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन आएगा। तो इस केस में हम लोग इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे एक्स वाई जेड की, तो वो सुनना, हमें करना क्या होगा कि ये जो इक्वेशन आपको तीनों दिख रहा है इसमें से किसी एक वेरिएबल को कोई पैरामीटर मान लेना पड़ेगा, सही ना, पैरामीटर या फिर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोल लो आप, ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कुछ मान लेंगे। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट किसको बोलते हैं, ऐसा कांस्टेंट जो फिक्स ना हो, सही ना, क्योंकि यहाँ पे तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आएगा है ना, बहुत सारा सॉल्यूशन आएगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों ये जो हमारे इक्वेशन दिया हुआ है इसमें 3 वेरिएबल है एक्स वाई जेड, किसी एक वेरिएबल को कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मान लेते हैं। चलो हमने जेड को मान लिया, लेट जेड = टी, ठीक है। अब करना क्या है कि बाकी जो 2 वेरिएबल बच गया एक्स और वाई उसको भी टी के फॉर्म में लाना पड़ेगा, सही है ना। अब उसके लिए क्या करेंगे, अब हमें यह करना होगा कि x को भी हमें z के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, y को भी हमें z के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3 है, सही है। तो हमें अगर x को भी t के फॉर्म में लाना है और y को भी t के फॉर्म में लाना है तो उसके लिए हमें x को z के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, y को भी z के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि x और z में रिलेशन तैयार करना पड़ेगा। तो x और z में रिलेशन तभी आएगा जब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे, है ना, किसी 2 को सॉल्व करो। तो इक्वेशन 1 और 2 का हमने यूज किया और इसमें से y को गायब कर देते हैं तो x और z में रिलेशन आ जाएगा, तो x की वैल्यू z के फॉर्म में आ जाएगा तो t के फॉर्म में आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 और 2 से अगर हमें y को गायब करना है तो दोनों को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड को ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, ये 2x और ये कट गया, ये क्या बचेगा -4z = 0, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 4z/2 आ जाएगा, ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, इसका मतलब आ जाएगा 2z। तो आप देखो x की वैल्यू हमने z के फॉर्म में निकाला, क्यों निकाला, क्योंकि x को भी हमें t के फॉर्म में लिखना है और z को हमने t माना था, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगा 2t, ठीक है। z = t है, यहाँ पे लिख देते हैं t इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा, कोई फिक्स कांस्टेंट नहीं है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है ये। तो x की वैल्यू 2t आ गया। अच्छा अब y की वैल्यू कैसे निकलेगा, अब हमें y को भी z के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या करते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं x के जगह 2z रख देते हैं, या तो 1 में या तो 2 में, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखो y की जगह क्या रख देते हैं 2z, तो क्या बन जाएगा x + 2z और प्लस z = 0, तो ये हो जाएगा x + 3z = 0, यानी x = 1 मिनट, x की जगह 2z रखना था ना, हमने y की जगह रख दिया, कोई बात नहीं। यहाँ पे इसको सही कर देते हैं, है ना, x की जगह हमें क्या रखना था 2z, तो यहाँ पे आ जाएगा 2z + y + z = 0 है, तो 2z + z 3z होगा, तो y = -3z आ जाएगा। और z में क्यों लाएं, क्योंकि z की जगह हम t रखने वाले हैं। तो देखो x y z तीनों की वैल्यू हमने t में निकाल दिया, सही ना। तो हमारे पास सॉल्यूशन आ गया, है ना, सॉल्यूशन इज कि x = 2t, y = -3t और z =
जेड इक्वल टू टी, सही ना। तो ये आपका हो गया सोल्यूशन। तो चेक कर लेते हैं, जेड इक्वल टू एक्स इक्वल टू टी वाई इक्वल टू माइनस है ना। यहाँ पे लिखना पड़ेगा वेयर टी इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, बस ये हो गया आपका आंसर। यानी कि टी के अलग अलग वैल्यू के लिए एक्स वाई जेड की वैल्यू अलग अलग मिलता रहेगा, यानी कि बहुत सारा वैल्यूज मिलेगा, इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन मिलेगा। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा कि होमोजीनियस का क्वेश्चन रहे और हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना हो और उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर जीरो आ जाए तो ये कैसा सॉल्यूशन देगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। कहने का मतलब जीरो आंसर नहीं देगा, एक्स वाई जेड जीरो नहीं देगा, नॉन जीरो आंसर देगा, सही ना। इसी को बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, सही है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो फिलहाल अभी हम लोग एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे 8.1। इसमें मैंने आपको पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट बताया था। चलिए एक आध क्वेश्चन मैं आपको और कर देता हूँ, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत सारा क्वेश्चन है, तो चलिए 2 का हम लोग सेकंड कर लेते हैं। 2 का फर्स्ट हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके थे। तो जो भी क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ जो आपसे मैंने ये सोचा हुआ है कि आपसे बन जाएगा, सही ना। और अगर मान लो फिर भी आपसे ना बने तो आप मुझे क्वेश्चन इंस्टाग्राम पे सेंड करना, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड नंबर, ठीक है। यहाँ देखो इसमें लिखा हुआ एक्स प्लस टू वाई -3z इक्वल टू -4, ठीक है। अगला है 2x प्लस 3y और प्लस में 2z इक्वल टू 2। अगला है 3x माइनस थ्री वाई -4z इज इक्वल टू 11, सही है। और इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से। क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे। इससे पहले आपको ये देखना होता है कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसमें वेरिएबल वाला लेफ्ट साइड होना चाहिए, जो कांस्टेंट टर्म है वो राइट साइड होना चाहिए, और ऐसा बिल्कुल यहाँ पहले से सेट है। अब आपको ये देखना है कि ये होमोजीनियस है, ये नॉन होमोजीनियस है। तो आप देखोगे तीनों जीरो नहीं है, इसका मतलब नॉन होमोजीनियस है। तो नॉन होमोजीनियस है तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसको एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे। 1 2 -3, इससे आ रहा है कोफिशिएंट लिख रहे हैं हम लोग 1 2 -3। अगला है 2 3 2, अगला है 3 -4 और बी मैट्रिक्स हो जाएगा। चलो एक्स लिख लेते हैं पहले। एक्स मैट्रिक्स हो जाएगा एक्स वाई जेड, जो वेरिएबल है एक्स वाई जेड, और हमारा एक बी मैट्रिक्स होगा, वो होगा कांस्टेंट वाला, यानी कि -4 2 एंड 11, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ पे इक्वेशन क्या बनता है, इक्वेशन बनता है ए एक्स इज इक्वल टू बी। और अगर हमें यहाँ से अगर हमें x चाहिए हो तो क्या लिखते थे हम लोग, ए इनवर्स बी, है ना। दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर यही आता था। तो इसका मतलब पहले हमें ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, उसको b से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन ए इनवर्स निकालने से पहले हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे कैसे, ये हमारा मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो ये रहा 1 ब्रैकेट, इससे कॉलम, इसके रो को ढकेंगे तो कितना आएगा -12 और फिर प्लस का 6, ये आ जाएगा -2 और इसके कॉलम को ढकेंगे, इसके रो को ढकेंगे तो ये हो जाएगा -8 -6 और -3, इसके कॉलम, इससे रो को ढकेंगे तो -6 और माइनस का 9। तो सॉल्व करें कितना आएगा, -12 प्लस 6 -6 आ जाएगा, 8 6 14 14 में 28, यानी प्लस में 28 आ जाएगा, और ये 15 3 या 45 आ जाएगा, है ना। सॉल्व करते हैं तो ये बचेगा कितना 22, है ना। 22 प्लस 5 तो 22 प्लस 45 तो ये आ जाएगा 7, अच्छा 67 आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 67, जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन देगा, है ना। मैं लिख देता हूँ, ये यूनिक सॉल्यूशन देगा, सही है। ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन देगा, यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू एक एक ही आएगा, सही ना। एक एक आंसर आएगा एक्स वाई जेड की वैल्यू। अब देखो यहाँ पे हम लोग करना क्या है, हमें ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो अब तो ए इनवर्स निकल ही सकता है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर नहीं है, तो ए इनवर्स तो निकलेगा। उसके लिए हमें इसका कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, सही है ना। तो मैंने आपको
कोफैक्टर निकालने का एक तरीका बताया था कि बहुत ज़्यादा लंबा ना करके हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको तो पूरा निकालना है, मैं यहाँ पे शॉर्टकट तरीके से बता देता हूँ। देखो, कोफैक्टर ऑफ ए, इसका नाम हमने दे दिया बी। देखो कोफैक्टर हम लोग लिखेंगे कैसे, वो ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सभी एलिमेंट के माइनर को यहाँ पे लिखेंगे, सही ना, सभी एलिमेंट के माइनर को लिखेंगे। ध्यान से देखना, सभी को माइनर पहले लिख लो, उसके बाद हम लोग करेंगे क्या वो सुनना। माइनर निकालना आता है, जैसे मान लो 1 है, ये एलिमेंट है, इसका माइनर निकालना है, तो इसके कॉलम इसके रो को ढक देना है, इसको सॉल्व कर देना है 2x2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को। तो ये हो जाएगा -12 प्लस 6, तो -12 प्लस 6 कितना होगा, -12 प्लस 6, तो -6 आएगा, यहाँ लिख देना है। क्या लिखा मैंने, माइनर लिखा है। इसका भी माइनर लिखेंगे, तो इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो कितना हो जाएगा -8 और -6, तो कितना आएगा -14, तो -14। अब इसका माइनर लिखेंगे, तो इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो क्या जाएगा -6 और -9, यानी कि -15 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका माइनर लिखेंगे 2 का, तो इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो ये हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा एक मिनट, इसके रो इसके कॉलम को ढकेगा, तो -8 और ये हो जाएगा -9, तो -8 -17 आ जाएगा, -17। अब इसके माइनर को लिखेंगे, तो इसके रो इसके कॉलम को ढकेंगे, तो -4 और प्लस का 9, तो -4 प्लस का 9 कितना, प्लस का 5 बचेगा। अगला इस 2 का देखते हैं, तो इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो -3 और -6, तो -3 और -6 -9 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 3 का, तो इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 9, तो 4 प्लस 9, तो ये 13 हो जाएगा, यहाँ पे 13। फिर आगे बढ़ते हैं, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, सही है ना, इसके कॉलम इसके रो को, तो ये हो जाएगा 2 और प्लस में 6, तो 8 आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं। अगला इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो ये आ जाएगा 3 -4, 3 -4 -1 होता है। ये हमने क्या लिखा है, माइनर लिखा है। अब ये कोफैक्टर कब कहलाएगा, जब आपको इन 4 जगह साइन चेंज करना है, 1 2 3 4। ये ट्रिक मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि आप अगर 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, कोफैक्टर लिखना है, तो सभी एलिमेंट का माइनर लिख दो और ये 4 एलिमेंट का साइन चेंज कर देना है बस। तो ये माइनस है तो प्लस में हमने कर दिया, ये प्लस में कर दिया, ये प्लस में कर दिया, ये माइनस में कर दिया, साइन हमने चेंज कर दिया, बस ये हो गया कोफैक्टर, सही है। तो ये तरीका था, है ना, जल्दी में निकालने का। तो अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट को निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो वो क्या होता है, जो आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स है इसी का ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ट्रांसपोज कितना आएगा, -6 14 एंड -15। जो रो था उसको कॉलम में लिख दिए, यह आ जाएगा 17 5 एंड -8, सही ना। 17 5 और प्लस का 9 होना चाहिए था ना, 17 5 9, तो 17 5 9, सही ना। अगला 13 -8 एंड -1, तो ये आया एडजॉइंट ऑफ ए। अब यहाँ पे हम लोग ए इनवर्स निकालेंगे, उसका फार्मूला क्या होता है, तो ए इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए यही है, इसको डिवाइड कर देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, तो यहाँ पे ए इनवर्स क्या कहलाएगा, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करेंगे और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 67 है, तो 1/67 लिख देंगे, है ना। और इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा -6 17 एंड 13। फिर अगला है 14 5 -8, 14 5 एंड -8। अगला है -15 9 एंड -1, ठीक है। ये आया ए इनवर्स। अब हमें निकालना है क्या, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स b करेंगे, है ना। और x क्या है, x है हमारा x y एंड z। अब यहाँ पे a इनवर्स b, तो a इनवर्स तो यही है, तो 1/67 और इसके मल्टीप्लाई में -6 17 एंड 13। अगला है 14 5 एंड -8। अगला है -15 9 एंड -1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे b से, और b क्या है, ये रहा -4 2 एंड 11। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रो बाय कॉलम, है ना, तो 1/67 चुपचाप बैठा रहेगा, तो -6 इंटू -4 यानी कि प्लस का 24, फिर प्लस 17 2 जा 34, फिर प्लस 13 इंटू 11, तो कितना हो जाएगा 13 इंटू 13 3
143 तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 14 4 जा -56 और 5 2 जा प्लस का 10 और ये -8 इंटू 11 -88 आ जाएगा। अगला 15 चौका 60 यानी कि प्लस का 60 और प्लस में 18 और यह जाएगा माइनस का 11। सही है। अब इसको और सॉल्व करना पड़ेगा तो 1/67 ये कितना आ जाएगा, तो 143 34 एंड 24 को प्लस करेंगे तो 8 और 3 11 बचा 1 4 1 5 3 8 2 10 के 0 बाकी 1 201 आ जाएगा, है ना, 201। अब अगला है 88 और 56 तो ये 78 और 56 कर लेते हैं तो 8 6 4 4 बाकी 1 7 1 8 5 3 134 आ जाएगा, लेकिन किस में, माइनस में आएगा। और ये हो गया आपका 18 - 11 तो ये बच जाएगा आपका प्लस का 7 तो 67 आ जाएगा। सही है ना। तो अब इसको डिवाइड कर लेते हैं 67 से, क्योंकि 67 क्या है, डिवाइड में है तो हर एक एलिमेंट में डिवाइड होगा। तो 67 जब यहाँ पर डिवाइड होगा कितना बचेगा, 7 3 बचेगा, है ना। और इसमें डिवाइड होगा तो -2 बचेगा, इसमें 1 बचेगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पे है x y एंड z। अब आप बताओ दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, जब हर एक एलिमेंट बराबर हो तो x = 3 y = -2 एंड z = 1 और ये आ गया इसका आंसर। तो इसी मेथड से इस एक्सरसाइज का ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है सभी क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा। मैं आपको कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो इसका कुछ और भी क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। तो ये दूसरा का दूसरा नंबर था। तो एक ही टाइप का क्वेश्चन सभी है इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं। देखो जैसे कि इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का 7 नंबर। देखो इसमें लिखा है 3 इक्वेशन है, 2x - 3y और प्लस में z = -1, ठीक है। अगला x - 2y और प्लस का z = x - 2y प्लस का 3z = 6 है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 नंबर है ना। 2x - 3y प्लस z = -1 है, ठीक है। x - 2y प्लस 3z = 6 -3y प्लस 2z -3y प्लस 2z = 0 है, ठीक है। और ये सभी जो क्वेश्चन है वो CBSE वगैरह में पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और हमसे इसका सॉल्यूशन पूछा गया। तो सबसे पहले आप डिसाइड करो ये होमोजेनियस है नॉन होमोजेनियस। तो आप देखोगे इसमें सभी एलिमेंट इधर 0 नहीं है, इसका मतलब ये हुआ नॉन होमोजेनियस है, ये होमोजेनियस नहीं है। होमोजेनियस होता कब, जब ये भी 0 होता ये भी 0 होता, ये तो 0 है ही। सभी 0 होता तब ये होमोजेनियस होता, कोई एक भी 0 के बराबर नहीं तो नॉन होमोजेनियस है। तो सबसे पहले हम लोग कोफिशिएंट मैट्रिक्स मानेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा 2 - 3 1 2 - 3 1, यहाँ से 1 - 2 3 1 - 2 एंड 3। अब यहाँ देखो x का कोफिशिएंट है ही नहीं, इसका मतलब 0 है तो यहाँ पे 0 लिखेंगे और -3 और ये 2 अब यहाँ पे हम लोग x मैट्रिक्स मानेंगे, वो क्या होगा, वेरिएबल x y एंड z। अगला क्या आएगा b मैट्रिक्स, वो क्या आएगा, कांस्टेंट यानी कि -1 6 एंड 0, ठीक है। अब यहाँ से जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा x = b। तो यहाँ से अगर हम लोग x निकालेंगे तो a इनवर्स b, इसका मतलब पहले हमें a इनवर्स निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमें a का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमें पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a चेक कर लेना चाहिए। कैसे निकालेंगे डिटर्मिनेंट, तो 2 इंटू इसके कॉलम इस रो को ढकेंगे तो -4 और प्लस का 9 हो जाएगा, फिर प्लस का 3 और इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो यह आ जाएगा 2 - 0 और प्लस का 1, इसके कॉलम इस रो को ढकेंगे तो -3 और माइनस का 0। तो सॉल्व करते हैं तो 5 2 जा 10 आ जाएगा, ये 3 2 जा 6 आ जाएगा, ये -3 तो टोटल आ जाएगा ये 13, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ ये यूनिक सॉल्यूशन देगा। ये कैसा देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा, यानी कि एक एक वैल्यू ही आएगा x y z का।
तो आप क्या करेंगे, अब इसका हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था कि अगर आपको कोफैक्टर निकालना हो, कोफैक्टर ऑफ ए, इसका नाम हमने दे दिया। अच्छा, बी मैट्रिक्स नाम नहीं दे सकते क्योंकि बी पहले से लिया हुआ है ना, तो अगर मैंने पिछले क्वेश्चन में बी लिया है तो उसको आप सही कर लेना, कुछ और नाम दे देते हैं, सी नाम दे देते हैं, तो उसको सही कर लेना। अब यहाँ पे हम लोग कोफैक्टर लिखना चाह रहे हैं किसका, ए मैट्रिक्स का। तो क्या करेंगे, सभी के माइनर को आप लिखो पहले, उसके बाद बताएंगे, है ना क्या करना है। तो यहाँ पे इसका माइनर लिखेंगे 2 का, तो इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो कितना आ जाएगा -4 अब प्लस का 9, तो -4 प्लस 9 कितना होता है +5 आ जाएगा। अच्छा, इसका माइनर निकालेंगे तो इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो हो जाएगा 2 - 0 यानी कि 2 आ जाएगा। इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा -3 और -0 यानी कि -3 आ जाएगा। फिर इसके माइनर को लिखेंगे तो इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो हो जाएगा -6 और प्लस का 3, -6 + 3 -3 हो जाएगा। फिर हम लोग इसका माइनर लिखेंगे तो इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो ये आ जाएगा 4 - 0 यानी कि 4 आ जाएगा। फिर इसका माइनर लिखेंगे इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, कितना आ जाएगा -6 और माइनस का 0, तो -6 ही कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँच गए। इसका लिखेंगे तो इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो ये हो जाएगा -9 और प्लस का 3, -9 प्लस का 3 माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो 6 - 1 यानी कि 5 हो जाएगा। फिर इसका लिखेंगे इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो हो जाएगा -4 और +3, -4 + 3 -1 आ जाएगा। अब क्या करना है, अब 4 जगह साइन चेंज करना है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये प्लस में तो माइनस में, ये माइनस में तो प्लस में, ये प्लस में तो माइनस में। एक मिनट, यहाँ नहीं साइन चेंज करना था, यहाँ पे करना है ना, तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस में। बस ये हो गया आपका कोफैक्टर। अब इसको रो कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा, तो यानी कि सी का ट्रांसपोज, तो हो जाएगा 5 - 2 एंड -3, अगला 3 4 एंड 6, यह आ जाएगा -6 -5 एंड -1, ये आ गया ट्रांसपोज। अब हमें ए इनवर्स निकालना, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे हम लोग ए इनवर्स निकालने जा रहे हैं, तो देखो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करना है, यानी 13 से डिवाइड करना है, तो 1/13, और यहाँ पे इसके मैट्रिक्स को लिखेंगे यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए, तो 5 3 -6, तो हो जाएगा 5 3 -6, अगला है 3 4 6, 3 4 एंड 6, एक मिनट ये मिस्टेक हुआ, 5 3 -6 सही है, -2 4 -5, -2 4 -2 4 और -5, ठीक है, -2 4 -5 सही है, -3 6 -1, -3 6 एंड -1, तो ये आया आपका ए इनवर्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या है वो ए इनवर्स b है, यानी कि ए इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x मैट्रिक्स क्या है, वो है x y एंड z, और यहाँ पे ए इनवर्स यानी 1/13, यहाँ पे लिखेंगे 5 3 -6 -2 4 -5 -3 6 एंड -1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे b से, और b क्या है, ये रहा -1 6 एंड 0। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो बाई कॉलम, तो 5 1 जा 5 यानी कि -5 और 6 3 जा 18, तो प्लस में 18 और माइनस का ये 0 हो जाएगा। फिर अगला आ जाएगा कितना 2 और प्लस का 24 और माइनस का 0, सही ना। फिर अगला -3 × -1 यानी कि 3 और 6 6 जा 36, और अगला आ जाएगा प्लस में माइनस में 0। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो 1/13 वैल्यू क्या आएगा, यह आ जाएगा 13, यह आ जाएगा 26 और यह आ जाएगा 39। अब 13 को अंदर डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे है x y एंड z। अब आप बोलोगे दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, जब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाए, यानी x = 1 y = 2 एंड z = 3, और ये हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 में अब जो भी क्वेश्चन बच गया उसको आप सॉल्व कर लोगे, और अगर कोई प्रॉब्लम हो जिस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया है दूसरे का, अगर आपसे ना बने तो आप मुझे क्वेश्चन का पिक मेरे इंस्टाग्राम पे सेंड करना, मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा,
तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं, अगले वीडियो में हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।